नमस्कार। सरकारी खरीद यानी प्रोक्योरमेंट सुनने में थोड़ा ड्राई टॉपिक लगता है ना, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही चीज किसी देश का भविष्य बना या बिगाड़ सकती हो। जी हाँ, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे भारत अपनी शॉपिंग लिस्ट को बदलकर अपने फ्यूचर का पूरा नक्शा ही बदल रहा है। देखिए, ये कितनी गहरी बात है। ये पूरी चर्चा के लिए एक तरह से स्टेज सेट कर देती है। मतलब हम क्या खरीदते हैं और कैसे खरीदते हैं, ये सिर्फ एक लेन देन नहीं है। ये तय करता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, खंडहर या फिर एक सुनहरा भविष्य। दांव पर बहुत कुछ लगा है वाकई। तो यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। एक तरफ भविष्य बनाने जैसी इतनी बड़ी, इतनी महान बात, और दूसरी तरफ सरकारी खरीदारी जैसा रोजमर्रा का काम। इन दोनों के बीच आखिर कनेक्शन क्या है? चलिए इसी कनेक्शन को समझने के लिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले समस्या को समझते हैं। देखिए, सालों तक भारत में जो सरकारी खरीद के नियम थे, वो एक बहुत अच्छे इरादे से बनाए गए थे कि भाई धोखाधड़ी और करप्शन को रोकना है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अच्छे इरादों के भी कुछ अनचाहे नतीजे निकल आते हैं। और यहाँ हुआ ये कि ये नियम हमारे देश के रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D की रफ्तार पर ही ब्रेक लगाने लगे। ये स्लाइड इरादे और असलियत के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। लक्ष्य था धोखाधड़ी रोकना, पर हकीकत में इनोवेशन ही दम तोड़ने लगा। लक्ष्य था कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, पर नतीजा ये हुआ कि हर काम में महीनों की देरी होने लगी। और स्टैंडर्डाइजेशन के नाम पर हमारे वैज्ञानिकों को अक्सर घटिया क्वालिटी के उपकरणों से समझौता करना पड़ता था। अब जरा हमारे साइंटिस्ट की हालत सोचिए। ये उनके लिए रोज की सिरदर्दी थी। मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को एक बहुत ही एडवांस्ड मशीन चाहिए, बहुत जरूरी, लेकिन नियम कहते हैं कि उन्हें सरकारी पोर्टल जेम से ही खरीदना होगा। अब होता क्या था, या तो वो मशीन वहां मिलती ही नहीं थी, या फिर जो मिलती थी उसकी क्वालिटी एकदम बेकार होती थी। और अगर इससे छूट चाहिए तो भाई महीनों तक फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल घूमती रहती थी, और नतीजा हमारा इतना जरूरी रिसर्च बस इंतजार में अटका रहता था। तो अच्छी बात यह है कि इन चुनौतियों को समझा गया और सरकार ने हाल ही में कुछ बहुत बड़े कदम उठाए हैं। नियमों में एक जरूरी बदलाव किया गया है जो सीधे सीधे इन्हीं परेशानियों को जड़ से खत्म करने की एक कोशिश है। तो असल में बदला क्या है? 3 बड़ी चीजें हैं। पहली, अब साइंटिस्ट को ये छूट मिल गई है कि वो खास उपकरणों के लिए जेम पोर्टल को बाईपास कर सकते हैं। दूसरा, डायरेक्ट परचेज की लिमिट बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव है, अब संस्थानों के हेड्स को 200 करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर खुद मंजूर करने का अधिकार मिल गया है। मतलब लाल फीताशाही पर एक बड़ा वार किया गया है। पैसों के मामले में भी एक अहम बदलाव हुआ है। सीधी खरीद की जो सीमा थी, मतलब वो रकम जिसके लिए किसी बड़े टेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, उसे 1 लाख से बढ़ाकर सीधा 2 लाख रुपए कर दिया गया है। हो सकता है ये रकम बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इससे वैज्ञानिकों का बहुत समय बचेगा, जो पहले छोटी छोटी चीजों के लिए भी लंबी कागजी कार्यवाही में बर्बाद हो जाता था। ये उन्हें थोड़ी और आजादी और रफ्तार देता है। तो ये सुधार हुए हैं, और ये निश्चित रूप से एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये काफी है? बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक अच्छी शुरुआत है, एक जरूरी कदम है, लेकिन ये वो लंबी छलांग नहीं है जिसकी जरूरत है। अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। तो वो बची हुई चुनौतियां हैं क्या? पहली तो ये कि बायोटेक या क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे एडवांस्ड फील्ड्स के लिए 2 लाख की लिमिट अभी भी बहुत कम है। दूसरी चिंता ये है कि ग्लोबल टेंडर पर ज्यादा जोर देने से कहीं हमारे अपने देश के सप्लायर्स पीछे ना रह जाएं। और सबसे जरूरी बात, इन नई शक्तियों के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इनका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना बेहद जरूरी है, ताकि ये आज़ादी अराजकता में ना बदल जाए। तो अगर हमारे सुधारों में अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी है, तो क्यों ना हम दुनिया के दूसरे देशों से कुछ सीखें। क्योंकि दुनिया के जो सबसे इनोवेटिव देश हैं, वो सरकारी खरीद को सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट की तरह नहीं देखते, वो इसे एक पावरफुल स्ट्रेटेजिक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, भविष्य को आकार देने के लिए। यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, मिशन ओरिएंटेड प्रोक्योरमेंट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार सिर्फ वो चीजें नहीं खरीदती जो बाजार में पहले से मौजूद हैं, बल्कि वो अपनी खरीदारी की ताकत का इस्तेमाल करके नए बाजार बनाती है, नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है। सरकार एक सिंपल ग्राहक से एक मार्केट मेकर बन जाती है। तो दुनिया के बड़े देश ये कैसे करते हैं?
जर्मनी को देखिए, वहाँ एक खास एजेंसी है जो सरकारी खरीदारों और इनोवेटर्स के बीच पुल का काम करती है। अमेरिका अपने R&D बजट का 3% हिस्सा सीधे स्टार्टअप्स को देता है, और दक्षिण कोरिया तो एक कदम और आगे है। वो मून शॉट प्रोजेक्ट्स यानी बड़े और साहसिक लक्ष्यों वाले प्रोटोटाइप के लिए प्रीमियम कीमत देने से भी नहीं हिचकिचाता। और अब बात करते हैं प्रोक्योरमेंट के भविष्य की, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव प्रोक्योरमेंट। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल होता है। सोचिए, AI सप्लायर्स का पूरा इकोसिस्टम एनालाइज कर सकता है, सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का पहले से अंदाजा लगा सकता है और सारी कागजी कार्रवाई ऑटोमेटिक कर सकता है। इससे इंसानों का समय बचता है ताकि वो सिर्फ जरूरी और क्रिएटिव कामों पर ध्यान दे सके। इसका असर कितना जबरदस्त हो सकता है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फाइजर। जब वो कोविड-19 वैक्सीन बना रहे थे तो उन्होंने AI का इस्तेमाल किया, और नतीजा, जिन जरूरी सप्लायर्स को ढूंढने में महीनों लग जाते, वो काम सिर्फ कुछ घंटों में हो गया। ये है टेक्नोलॉजी की असली ताकत। तो अब सवाल ये है कि भारत इन सुधारों को अगले लेवल पर कैसे ले जा सकता है। यहाँ 4 बड़े बदलावों का सुझाव है जो वाकई पूरे सिस्टम को जड़ से बदल सकते हैं। ये 4 कदम सच में गेम चेंजर हो सकते हैं। पहला, टेंडर में सिर्फ ये ना देखें कि सबसे सस्ता कौन है, बल्कि ये भी देखें कि कौन सी कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट में निवेश करती है। दूसरा, IITs जैसे टॉप संस्थानों को कुछ नियमों से पूरी छूट दे दी जाए, बस शर्त ये हो कि वो इनोवेशन के टारगेट पूरे करें। तीसरा, एक AI असिस्टेंट हो जो वैज्ञानिकों की मदद करे। और चौथा, कई लैब्स मिलकर महंगे उपकरण खरीदें ताकि सबका पैसा बचे। जरा सोचिए, इसका असर क्या होगा। आज जो फैसला लेने में महीनों लग जाते हैं, वो AI की मदद से कुछ घंटों में लिया जा सकेगा। जब कोई वैज्ञानिक किसी बड़ी खोज की कगार पर होता है, तो ये महीनों का इंतजार उसे पूरी रेस से ही बाहर कर सकता है। AI इस इंतजार को खत्म कर सकता है और रिसर्च की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। तो असली लक्ष्य यही है। बात सिर्फ नियम बदलने की नहीं है, बल्कि पूरी सोच बदलने की है। सरकारी खरीद को एक रुकावट से इनोवेशन को गति देने वाले एक एक्सेलरेटर में बदलना है। उसे एक स्पीड ब्रेकर नहीं, बल्कि एक पावरफुल इंजन बनाना है जो देश को तेजी से आगे ले जाए। तो हम घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आ गए हैं। भारत आज एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा है। ये नए सुधार एक शानदार शुरुआत हैं, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी, इनको लागू करने में और इन्हें और बेहतर बनाने में। देश की हर एक सरकारी खरीद ये तय करेगी कि हम एक खंडहर बना रहे हैं या एक उज्जवल भविष्य। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।